जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर है 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जो है वो रेफर करता है एटम को एज अ होल, यानी एटम के अंदर तीन जो है बेसिक पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा न्यूक्लियस के आउटर शेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के आउटर साइड में शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते होते हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स इन तीनों पार्टिकल्स को बेस बना के उसको स्टडी हम करते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। और दूसरी जो ब्रांच है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये सिर्फ रेफर करेगी न्यूक्लियस को, यानी न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को रेफर करेगी, यानी इन दोनों को हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। एटॉमिक फिजिक्स रेफर करता है पूरे एटम को एज अ होल, यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, बिहेवियर और आगे जो जितनी भी उसके फिनोमिनास होंगे वो तीनों को हम स्टडी करते हैं, यानी पूरे एटम को एज अ होल स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स है, उसमें सिर्फ हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बोसॉन्स हो गया, उसके अलावा फर्मियंस, ये तो आगे बेसिक टाइप्स होती हैं। इसकी गॉड पार्टिकल होता है, तो उसको हम सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एक ब्रांच और होती है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर की जो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या मौजूद है उसको हम डील करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर का जो नेम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी इसमें एटम को भी स्टडी करेंगे एज अ होल, और उसके अलावा जो न्यूक्लियस है उसे भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एटम और उसकी जो प्रॉपर्टीज है। एटम क्या चीज़ है? सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का। जैसे हमें पता है जो यूनिवर्स है दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो मैटर होता है, दूसरी एनर्जी। जैसे हमारे पास इक्वेशन है E इक्वल्स टू mc²। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पूरा जो यूनिवर्स है सिर्फ दो चीज़ों में बेस कर रहा है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। एनर्जी तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडिएशन होती हैं और भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। हैविंग फिजिकल, उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। मैटर की बात करते हैं, मैटर की आगे 3 से 4 टाइप्स होती हैं। सॉलिड आ गया, लिक्विड आ गया, गैस, प्लाज्मा और हाई आयनिक स्टेट एक होती है। 5 टाइप्स हैं इसकी। तो बात करते हैं सिर्फ मैटर को। मैटर का जो बेस पार्टिकल है, बेसिक जो चीज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक किस चीज़ से ही मिलकर बना है वो एटम। एटम स्टडी करते हैं। एटम के अंदर क्या चीज़ है? एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। अब एटम की बात कर रहे हैं तो इसके एसोसिएट कुछ टर्म्स हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मैस। एटॉमिक नंबर रेफर करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, यानी अमाउंट ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, क्योंकि हमें पता है जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल है। क्यों न्यूट्रल पार्टिकल है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दोनों को कंबाइन किया जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो एटम एज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल है। तो एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर रेफर करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लें, दोनों को हम एटॉमिक नंबर से ही रेफर करते हैं और इसे हम लिखते हैं Z से, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है उसे हम रेफर करते हैं Z से। एक तो टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये है एटॉमिक मैस। अब एटॉमिक मैस क्या चीज़ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में ऐड कर दें, उनका जो कंबाइन मैस होगा उसे हम बोलेंगे मैस ऑफ एटम या एटॉमिक मैस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो एटॉमिक मैस है इसे हम रेफर करते हैं A से। एटॉमिक मैस इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। P लिख सकते हैं या Z लिख देते हैं, नंबर एटॉमिक नंबर को ऐड करते हैं न्यूट्रॉन में,
तो ये होता है उसका टोटल एटॉमिक मास। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम एटम को स्टडी कर रहे हैं, एटम के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। एटॉमिक मास सिर्फ रेफर कर रहा है प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड क्यों नहीं कर रहे? रीज़न ये है कि जो एटॉमिक मास होता है या मास होता है प्रोटॉन का, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। यहाँ इलेक्ट्रॉन की मास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है, राउंड अबाउट 2000 टाइम्स। ये 1870 होता है, आई थिंक 1870 80 समथिंग 1834 समथिंग होता है। तो इसे राउंड अबाउट हम 2000 ही देखते हैं। 2000 गुना जो होता है मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कम होता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो मास इतना कम होता है कि हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, पॉइंट पे इफेक्ट आएगा, लेकिन वो राउंड ऑफ करने से एटॉमिक मास जो होता है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही रेफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रेफर नहीं करते। अब बात करते हैं प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास आपस में इक्वल होते हैं। जितने अमाउंट में प्रोटॉन है, जितना अमाउंट मास की बात करें, जितने अमाउंट प्रोटॉन होते हैं उतने अमाउंट में न्यूट्रॉन का मास होता है। दोनों मास आपस में इक्वल होते हैं। ये था एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटम की जो एटम के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटॉप्स। प्रीवियस तो मेरा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि ये हिस्ट्री कैसे मतलब ये हुआ, इंट्रोड्यूस न्यूक्लियस कहाँ से निकला है, कैसे सामने आया। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल जो था इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल में ये था कि वो उसमें ये थोड़ा बताया गया था कि एटम जो होता है केक की तरह होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन मर्ज किए होते हैं। लेकिन ये मॉडल जो था ये ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं था, ये एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता था। तो बाद में फर्दर रिसर्च के बाद तीनों पार्टिकल्स तो सामने आ गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवर किया था? इसका एक्सपेरिमेंट भी है। एक्सपेरिमेंट ये है कि एक शीट ली थी उसने गोल्ड की, उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को टकराव करवाना शुरू कर दिया। कुछ पार्टिकल, मोस्टली पार्टिकल जो वो शीट को टकरा के आगे की तरफ गुजर गए, कुछ पार्टिकल्स शीट से टकरा के डिफरेंट रास्तों में या डिफरेंट पाथ में वो मुड़ते चले गए। अब कुछ पार्टिकल्स, मोस्टली पार्टिकल आप कह सकते हैं 1000 में से एक पार्टिकल जो था वो बेंड हो रहा था। अब इससे फाइंडिंग क्या हुई? फाइंडिंग ये हुई कि एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी होता है, यानी 99.99% इतनी परसेंट जो होता है एटम की स्पेस होती है वो खाली होती है। अब कुछ 1000 में से एक पार्टिकल टकरा के गुजर रहा था, इसका मतलब है कि एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ भारी चीज़ मौजूद है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो टकरा के उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो वो जो सेंट्रल पार्ट था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल्स जो थे जिसने अपना रास्ता चेंज किया है वो न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस से टकराया है वो अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ मुड़ गया। ये कुछ इस तरह का फिनोमेना था। एटम, उसके सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस, मोस्टली पार्टिकल्स गुजर गए थे, यानी 1000 में से कोई एक पार्टिकल जो था वो टकरा के उसने अपना रास्ता चेंज किया। उससे हम न्यूक्लियस का नेम देते हैं, यानी न्यूक्लियस का नेम दिया गया। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स थे? न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन्स को बाद में डिस्कवरी फाइंडिंग्स की गई, वो आउटर शेल में रोटेट करते हैं। रोटेट करने से वो पूरा एटम को स्टेबलाइज करते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, आइसोटॉप्स की। ये सिर्फ डेफिनेशन आपने करनी है, न्यू सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपकी डेफिनेशन होगी। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो से आइसोटॉप्स होते हैं। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कुदरती तौर पे स्टेबल होते हैं, उससे अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, वो नॉर्मल स्टेबल पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, उसी सेम एलिमेंट के कुछ एटम्स अनस्टेबल होते हैं। कैसे अनस्टेबल होते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे उसकी स्टेबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है अनस्टेबिलिटी में। अब अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए वो कुछ एटम्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो डोनेट कर देता है या किसी से ले लेता है। अब इस सूरत में एटॉमिक नंबर तो सेम है, एलिमेंट तो हम सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका एटॉमिक मास में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा।
उस चीज़ को हम बोलते हैं आइसोटोप, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास हो वो डिफरेंट हो जाए। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है एटॉमिक नंबर तो एक है उसका, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। एक का 1 है, 2 है, 3 है। ड्यूट्रियम होता है, ट्रिटियम होता है और हाइड्रोजन नॉर्मल होती है। अब एटॉमिक नंबर तो इनका सेम आ रहा है लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसे हम बोलते हैं आइसोटोप। यूरेनियम के आइसोटोप्स है। यूरेनियम जो है 92 एटॉमिक नंबर है, 236 में भी होता है, 237 में भी होता है। तो ये इसके आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो आइसोटोप्स होते हैं। अब इन आइसोटोप्स का काम क्या है? ये आइसोटोप्स रेडिएशन से इमिट करते होते हैं। वो फर्दर आगे टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी का, उसमें हम स्टडी करेंगे डिटेल से। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आ गई होगी। फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।